और बीते तो अस्सलाम वालेकुम। माइक इसका इशू ये है कि ये भी है हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज आती तो बाबा? ओके, टुडे our topic is infectious disease terminologies। इन मतलब है तो कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होंदियूं जेके ता इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ंदव बाबा उनमें ही यूज थींदियूं, उन्हनि खे अंडरस्टैंड करण तमाम जरूरी है। ठीक है बाबा? सब खां पहिरीं असां अचूं था दिस इज द इन्फेक्शियस डिजीज मॉडल जेके असां एपिडेमोलॉजिकल ट्रायंगल भी चवंदा आहियूं। कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, द होस्ट, द पैथोजन एंड द एनवायरनमेंट। काई भी डिजीज कराइण जे लाइ इन्हनि टिनि शयुनि जो हुजणु ज़रूरी आहे। होस्ट भी हुजे, होस्ट मीन्स एनीबॉडी, मी, यू, any arthropod, any animal, anybody. Pathogen, any microorganism, any virus, anything that causes disease. Environment, यानी माहौल, माहौल जो हुजणु ज़रूरी आहे। इन्हनि टिनि जी होस्ट, पैथोजन ऐं एनवायरनमेंट जॾहिं पाण में इंट्रैक्शन थींदी तॾहिं डिजीज थी सघे थी पई। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन इन्फेक्शियस डिजीज, all three triangles, host, pathogen and environment, when interact with each other at one single time, that can cause disease. इन शय खे समझण तमाम जरूरी है। Why we read this importance of epidemiology of infectious disease? We can understand the changes in the pattern of infectious disease. असांखे ख़बर पइजी वेंदी त इन में चेंजेस कहिड़ी कहिड़ी अचनि थियूं, कहिड़ो पैटर्न हूंदो आहे infectious disease. Discovery of the new infections, we can identify new infections like the current infection which is going on in the world, COVID-19. The possibility that some chronic illness diseases have an infective organism. इससे हमें यह भी पता चल सकता है कि बहुत सारी chronic diseases होती हैं, like obesity होती है, like diabetic mellitus होती है, like cardiovascular diseases होती है, उसमें से कहीं ना कहीं से हो सकता है शायद कोई infective origin भी हो। सबसे पहले जो टर्म हमें समझना होगा वो है डिजीज। डिजीज होता क्या है? 4 मेन सिस्टम्स आर वर्किंग इन आवर बॉडी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड यूरोजेनेटिक सिस्टम। इनमें से कोई भी एक या कोई भी दो सिस्टम अगर अपना काम करना छोड़ दे या सही काम नहीं कर रहे हो उसको हम डिजीज कहते हैं। इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड। कोई भी एक फंक्शन बॉडी का अगर सही काम नहीं कर रहा उस वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम डिजीज कहते हैं। अब आ जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज पे। अ क्लिनिकली मैनिफेस्टेड डिजीज। क्लिनिकली मैनिफेस्टेड डिजीज का मतलब है जिसमें साइंस और सिम्टम्स भी हों, किसी न किसी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चल सके कि कोई इंसान या कोई जानवर उसमें से इन्फेक्टेड हो सकता है, बीमार हो सकता है। क्लिनिकली मैनिफेस्टेड डिजीज ऑफ मैन और एनिमल्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन, यानी उसमें साइन और सिम्टम्स भी होने चाहिए और वो हमें किसी न किसी लैब इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हो, तब हम उसको कह सकते हैं कि ही हैज बीन इन्फेक्टेड बाय एन इन्फेक्शियस डिजीज। Communicable disease. Now this is very important. And illness due to the specific infection बायोलॉजिकल होना चाहिए। एजेंट और इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कैपेबल ऑफ बीइंग कम्युनिकेटेड और ट्रांसमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल, मैन टू एनिमल, एनिमल टू मैन और फ्रॉम एनवायरनमेंट थ्रू एयर, सॉइल, फूड, वाटर एटीसी और मैन टू अनदर। यानी कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल एजेंट लाइक बैक्टीरिया, लाइक वायरसेस जो एनवायरनमेंट में होते हैं या उसके जो दूसरे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, खांसते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, या जब हम तेज आवाज में खांसते हैं तो जो चीज हमारे मुंह से निकलती है जैसे बहुत टिनी होती है, बहुत छोटी होती है, जो एरोसोल्स कहते हैं, जो एयर में ट्रेवल करते हैं, वो कम्युनिकेट हो सकते हैं, वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब है फेस टू फेस जब हम लोग बात कर रहे हैं। इनडायरेक्टली का मतलब होता है जब हम बात कर रहे हो तो उसके दौरान हमें छींक आ जाए या हम खांस रहे हो तो जो हमारे पार्टिकल्स मुंह में से निकलते हैं जिसको ड्रॉपलेट्स कहते हैं,
वो इंसान से इंसान को भी ट्रांसमिट हो जाए, जानवर से जानवर में भी हो जाए, इंसान से जानवर में या जानवर में से इंसान में से, फ्रॉम एनवायरनमेंट, माहौल के जरिए। जिस तरह से ये आजकल जो बीमारी चल रही है कोविड की, ये कहा जाता है कि ये थ्रू ड्रॉपलेट्स होती है या थ्रू एरोसोल्स होती है। जब भी कोई इंसान खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से या नाक से जो छींटे निकलते हैं, जिसको हम लोग ड्रॉपलेट कहते हैं, या फिर वो हमारे मुंह से एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाते हैं, एरोसोल्स जो होते हैं। इस तरह की कोई बीमारी हो तो इसको हम कम्युनिकेबल कहते हैं। ये कोविड-19 जो है वो इंसानों से इंसानों में ट्रांसमिट होती है, लेकिन बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं जो इंसानों से जानवरों में भी होती हैं, जानवरों से जानवरों में भी होती हैं, और ये वाइस वर्सा हो सकता है। कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें इन्वॉल्वमेंट बायोलॉजिकल एजेंट की, बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब है कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो, कोई भी फंगाई हो, कोई भी पैरासाइट हो, वो कैपेबल हो किसी एक इंसान से, किसी एक बायोलॉजिकल स्पेसीज से, बायोलॉजिकल स्पेसीज का मतलब इंसान, जानवर, चरिंद, परिंद, वो किसी दूसरे को ट्रांसमिट हो जाए, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। Contagious disease. This is very important. A disease transmitted from person to person when they are in close contact. सबसे लेटेस्ट एग्जांपल कोविड-19, उसके बाद आप आ जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद आप आ जाते हैं पोलियोमाइलाइटिस, उसके बाद आ जाते हैं आप मीजल्स। ये वो तमाम डिजीजेस हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्ट क्लोज फिजिकल कांटेक्ट से ट्रांसफर हो जाती हैं। तो वो तमाम बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में क्लोज कांटेक्ट के जरिए ट्रांसमिट हो जाएं, उसको कंटेजियस डिजीज कहते हैं। अब आप जहन में सवाल याद होगा फिर कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ इंसान से इंसान तक ही ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो किसी और जरिए से भी इंसानों में ट्रांसमिट हो सकती हैं, लाइक टेटनस। टेटनस का जो ऑर्गेनिज्म है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, वो हमें सॉइल में मिलता है, जमीन में होता है। वो वहां से ट्रांसमिट होता है इंसानों में, वहां से ट्रांसमिट होता है जानवरों में, फिर आगे ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन जो कंटेजियस डिजीज होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गई, जैसे कोविड हो गई, जैसे पोलियोमाइलाइटिस हो गई, ये सिर्फ इंसानों से इंसानों को उनके वेरी क्लोज कांटेक्ट के जरिए ट्रांसमिट होती है। ठीक है बच्चे, अब इसमें सवाल ये होता है कि क्या तमाम कम्युनिकेबल बीमारियां कंटेजियस होती हैं? जी हाँ, वो तमाम बीमारियां जो इंसानों को इंसानों में ट्रांसमिट हो जाए थ्रू क्लोज कांटेक्ट, वो कंटेजियस भी होती हैं। लेकिन तमाम कंटेजियस बीमारियां कम्युनिकेबल हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, ये अलग टर्मिनोलॉजीज है। ये आगे जब आप वन बाय वन डिजीज पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको वो चीज समझ में आएगी। ठीक है बेटा। Infection means successful entry, development and or multiplication of organisms in the body of a living being, human or animal. Such an infection may or may not lead to the development of disease. इसका सिंपल मतलब ये है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल जो बीमारी करा सकता हो, वो इंसान के या जानवर के जिस्म में दाखिल हो जाए। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कोई बीमारी करा सके। कोई भी, अगर हम खांसते हैं, हम बाहर जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है एक से दूसरे में, हम कहते हैं कि हम इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का सिंपल ये मतलब है कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट बॉडी में दाखिल हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बीमारी करा सके। क्यों नहीं करा सकता, ये आगे हम पढ़ेंगे। इसकी सिंपल मतलब यही है कि वो ऑर्गेनिज्म कामयाब तो हो जाता है हमारी बॉडी में अंदर दाखिल होने में, वहां पे मल्टीप्लाई भी हो जाता है, वहां पे डेवलप भी होता है, लेकिन उसमें ये एबिलिटी नहीं होती है अभी तक कि वो इंसान को कोई बीमारी करा सके। आगे चलते हैं। 3 लेवल से इन्फेक्शंस के। नंबर पहली लेवल होती है, उसको हम कोलोनाइजेशन कहते हैं। द इन्फेक्शन रिजल्टिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन। कोलोनाइजेशन इज नॉन पैथोजेनिक, यानी कोई भी ऐसा कीड़ा, बैक्टीरिया, वायरस जो हमारे स्किन के ऊपरी सतह पे आ जाए, टिश्यू को नॉर्मल डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती, बॉडी में अंदर जाने के लिए उसको सेल को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो ये जो कोलोनाइजेशन होती है, इसमें वो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वो वायरस, वो पैरासाइट टिश्यू को इन्वेड
कर चुका है लेकिन अभी सेल को इन्वेट नहीं किया है, ठीक है, तो उसकी वजह से उस टर्म को हम कहते हैं कोलोनाइजेशन, यानी अभी वो बॉडी में अंदर दाखिल नहीं हुआ है, हाँ टिश्यू के ऊपरी सतह पर आ चुका है। अब आगे बॉडी में क्यों नहीं जा सका? क्योंकि टिश्यू को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं। दूसरा टर्म इसमें आता है सब क्लिनिकल और अपेरेंट इन्फेक्शन। An infection that being subclinical is nearly or completely asymptomatic. कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से इंसान बीमार तो हो जाए लेकिन उसके कोई साइंस और सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। मोस्ट रिसेंट जो बीमारी चल रही है कोविड-19, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव तो आ जाते हैं लेकिन उसमें कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं होते हैं। इससे ज्यादा खतरनाक बीमारी जो बच्चों में होती है पोलियोमाइलाइटिस है। मोर देन 99.1% जो केसेस होते हैं पोलियो के वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उसमें कोई भी साइन या सिम्टम नहीं होते। इस तरह की कंडीशन को हम लोग सब क्लिनिकल या अपेरेंट इन्फेक्शन कहते हैं। जाता है लेटेंट इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन फ्लेयरिंग अप इनटू एन एक्टिव क्लिनिकल डिजीज व्हेन द होस्ट डिफेंस ब्रेक डाउन, फॉर एग्जांपल लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस फॉलोइंग मीजल्स, ठीक है जी। सब क्लिनिकल का मतलब होता है कोई ऐसी बीमारी जो इंसान के जिस्म में है लेकिन उसका इम्यूनिटी सिस्टम अभी तक ठीक था लेकिन अब ब्रेक हो गया है तो वो इन्फेक्शन जाहिर हो जाएगा। आगे चल के जब आप ट्यूबरकुलोसिस का डिजीज को पढ़ेंगे तो उसकी बेटा दो टाइप्स होती हैं, एक एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस होती है, दूसरी लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस होती है। दोनों कंडीशंस में बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में अंदर चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, लंग्स के एंड पॉइंट एल्वोलाई में चला जाता है। वहां पे वो कोशिश करता है कि वो बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो वो वहां पे ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकता, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म क्योंकि वहां पे मौजूद होता है तो उस इन्फेक्शन को हम लोग लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। यानी अभी वो कोई भी साइन और सिम्टम्स में नहीं डेवलप कर सका, उसके सिग्निफिकेंट जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिजीज के पैदा नहीं हुए तो अभी वो लेटेंट इन्फेक्शन है। वो कभी भी हो सकता है अगर इंसान की इम्यूनिटी डाउन हो जाए। यानी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि शायद हम टीबी, हमारे बॉडी में टीबी का ऑर्गेनिज्म मौजूद हो लेकिन हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उस बैक्टीरिया को चांस नहीं मिल रहा है कि वो इन्वेड कर सके। लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा किसी भी वजह से तो वो ब्रेक कर सकता है, उस वजह से हमें बीमारी हो सकती है। इस चीज को लेटेंट इन्फेक्शन कहा जाता है। क्लियर हो गया? आखिरी जो पॉइंट आ जाती है वो मैनिफेस्टेड और क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, यानी ये एंड पॉइंट होती है। पहली पॉइंट क्या होती है? कोलोनाइजेशन, इन्फेक्शन जब हो जाता है। दूसरी पॉइंट होती है सब क्लिनिकल या अपेरेंट इन्फेक्शन। तीसरी पॉइंट होती है लेटेंट इन्फेक्शन हो जाता है। अब जो फाइनल पॉइंट हो जाती है जब इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है, यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी में चला गया, डेवलप भी हुआ, रिप्रोड्यूस भी हुआ, अब उसने साइंस और सिम्टम्स में दिखाना शुरू कर दिए। साइंस और सिम्टम्स के बेसिस पे हमने इन्वेस्टिगेशन लाइक सीबीसी करवा ली, लाइक एचपी करवा ली, कोई भी टेस्ट करवा ली, ठीक है, सरफेस एंटीजन करवा लिया हेपेटाइटिस बी का, सी का, उससे हमें कंफर्म हो गया। ये कंडीशन आके कहती है कि ये इन्फेक्शन क्लिनिकली मैनिफेस्टेड है, यानी प्रूवन है। अब वो जो इन्फेक्शन है उसने बॉडी में बीमारी पैदा कर दी है एंड द पर्सन इज डिजीज्ड। ठीक है बच्चे? टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कितने होते हैं? मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ द पैथोजन, यानी इन्फेक्शन कोई एक ही होता है। जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है तो इस तरह के इन्फेक्शन करा सकते हैं। तो एक ही वक्त में जब इन्फेक्शन हो गया, एक से ज्यादा जो एजेंट्स होते हैं वो अगर इन्फेक्शन करवा दें तो उसको मिक्स्ड इन्फेक्शन कहा जाता है। उसके बाद इन्फेक्शन की दूसरी टाइप आ जाती है प्राइमरी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑकरिंग इन एन इंडिविजुअल हु इज नॉट हैविंग एनी अदर डिजीज। यानी मैं, आप, हम में से कोई भी बिल्कुल सेहतमंद है और उसको अचानक कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो क्लिनिकली मैनिफेस्टेड हो और उसमें रिपोर्ट्स में आ जाए कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है, पैथोजन आइडेंटिफाई हो जाए, इसको हम लोग प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। बिल्कुल सेहतमंद इंसान है, अचानक उसको कोई साइन और सिम्टम्स हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाए, से ब्लड कल्चर करवाया, उसमें निकल के आया कि भाई आपको टाइफाइड हो गया है, तो इसको हम प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंड इन्फेक्शन
infection occurring in an individual who is already having an infection of another nature. यानी हमें एक बीमारी हो चुकी है पैथोजन की वजह से, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है। उसी बीमारी से लड़ते लड़ते अचानक हमें कोई एक और बीमारी भी लग जाए, एक और इन्फेक्शन भी हो जाए, ठीक है। जैसे फ्लू हो गया, फ्लू एक ऑर्गेनिज्म के जरिए होता है। अब फ्लू होते होते अचानक हमें खांसी भी हो जाए, तो फ्लू के पैथोजन और खांसी के ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन पहले एक हो गया फिर हमें दूसरा हो गया, तो इसको हम सेकंड इन्फेक्शन कहेंगे। यानी हम किसी एक इन्फेक्शन में बीमार हो चुके हैं, अचानक से हमें दूसरा सिम्टम भी नजर आया, तो उसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहेंगे। तीसरे टाइप का इन्फेक्शन होता है क्रॉस इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एनिमल टू एनिमल, एनिमल टू पर्सन और वाइस वर्सा। यानी हम बीमार हो चुके हैं किसी पैथोजन की वजह से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी वायरस की वजह से। हम स्प्रेड कर रहे हैं एक इंसान से दूसरे इंसान से, जानवर दूसरे जानवर से, जानवर इंसानों को या इंसान जानवरों को, उसको हम क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वाइस वर्सा ट्रांसमिट होती रहती हैं, इंसानों में से इंसानों से, जानवरों में से जानवरों से, और वाइस वर्सा, उसको हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। Terminal infection, an infection occurring towards the end of the disease, usually chronic disease, and often results in death. Chronic disease का मतलब होता है कोई भी पुरानी डिजीज, यानी ओबेसिटी हो गई, या आपको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, या आपको डायबिटिक मेलाइटिस है, एज बढ़ती जा रही है, इस बीमारी में बढ़ते 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 आगे चल के एंड रिजल्ट में आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि आप ससेप्टेबल बन चुके हो, आप इतने वीक बन चुके हो, कोई भी और इन्फेक्शन आपको हो सकता है जब ये बीमारी खत्म होने वाली। इसको टर्मिनल इन्फेक्शन कहते हैं। Endogenous infection, the normal non-pathogenic flora of the body when assume the pathogenic character and results in a disease. कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो बॉडी में ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बीमारी करा सके, लेकिन अचानक उसके कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हो गए कि वो बीमार हो गया। इट टोटली डिपेंड्स के उस बंदे की इम्यूनिटी, उस पेशेंट की इम्यूनिटी कम थी, ये इन्फेक्शन पहले से उसके जिस्म में मौजूद था, लेकिन जाहिर अब हुआ है, इसको हम एंडोजेनस इन्फेक्शन कहते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, आजकल का बहुत अहम मौजूद, कोविड-19 को ले लेते हैं। इन्फेक्शंस एक्वायर्ड थ्रू द इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स or aerosols of saliva or sputum containing the pathogens expelled during sneezing, coughing, laughing or talking by someone harboring the pain. इसको हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे हमें बताया गया है कि जब आप खांसें तो मुंह पे हाथ रखें, छींकें तो अपने हाथों के मुंह को ढांप लें ताकि वो चीजें बाहर ना निकलें, बाहर निकलेंगी तो वो ट्रेवल कर जाएंगी तो दूसरे इंसान को वो ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है उसको ड्रॉपलेट कहते हैं। Nosocomial infection, an infection acquired by a patient during the stay in the hospital. जब हम बीमार हो जाते हैं किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पे बहुत सारे मुहरकात का सामना करना, either from the hospital staff or from other patient from hospital procedure. For example, urinary infection by following by catheterization, hepatitis B following by injection और blood transfusion. यानी हम इलाज तो कोई एक चीज का करवाने गए थे, करवाते हुए कुछ प्रोसीजर्स हो गए, वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था कि वहां से हमें कोई दूसरी बीमारी लग जाए, वो आया मरीजों से लग जाती है या कोई प्रोसीजर करवाते हैं, जैसे कैथेटराइजेशन करा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जरूरी होता है कि उनको कैथेटर लगाया जाए, अब वो ज्यादा देर तक कैथेटर लगाएंगे तो उसको यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो गया किसी और मकसद के लिए था, उस मकसद को हल करने के लिए उसको कैथेटराइज भी किया गया, लेकिन कैथेटराइजन की वजह से कोई और इन्फेक्शन हो गया। इस तरह के इन्फेक्शंस को नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। या हेपेटाइटिस बी हो जाता है, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, हमें ब्लड की जरूरत होती है, अनस्क्रीन्ड ब्लड अगर हमें लग जाता है तो उस वजह से हमें हेपेटाइटिस बी भी ट्रांसमिट हो सकती है। अब आ जाते हैं एक और इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक infection caused by those organisms who take the opportunity provided by the host due to breakdown of immune mechanism resulting in a disease. It is common in AIDS. यानी एक इंसान किसी इन्फेक्शन की वजह से शदीद बीमार हो चुका है, उस बीमारी में उसकी इम्यूनिटी लेवल डाउन हो गई है, बहुत सारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म
बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको मौका मिल जाता है कि वो बॉडी में इन्वेड करें और कोई और इन्फेक्शन भी करा लें। सिंपल सा सबसे लेटेस्ट इन्फेक्शन कोविड का है। कोविड इज अ वायरल डिजीज, लेकिन जब ये वायरल डिजीज हो जाती है इंसान को, इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है। उस इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होने के बाद इंसान बैक्टीरियाज को मौका मिल जाता है कि वो बॉडी में इन्वेड करें, इसलिए नमूनिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, इस तरह के इन्फेक्शंस को अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन कहते हैं। Infestation, the lodgement, growth, development and reproduction of the parasites. ये term specifically parasites के लिए use होता है, either on the surface of the host like larvae, ticks, mites, or inside the body of the host like helminths. These parasites are respectively called as ecto and endo. Ecto का मतलब है बाहर, endo का मतलब है अंदर। कुछ हमारे जिस्म से बाहर होते हैं, कुछ हमारे जिस्म के अंदर होते हैं। वो आके हमारे जिस्म पे बैठ जाते हैं, बैठने के बाद उनकी ग्रोथ भी होती है, वो डेवलप होते हैं, वो वहीं पे रिप्रोड्यूस भी होते हैं, और इनकी इन सारी हरकत की वजह से हो सकता है कि हम बीमार हो जाएं। लेकिन ये स्पेसिफिकली टर्म इस्तेमाल होता है पैरासाइट्स के लिए। अब आ जाता है टर्म कंटामिनेशन, presence of infectious organism on the surface of inanimate objects like clothes, utensils, furniture, instruments, vehicle of transmission like water, milk, food, और so many things and makes it impure। यानी कोई भी ऐसी चीज, हमारे कपड़े हो जाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल हम पानी पीते हैं, अचानक उसमें मक्खी गिर जाती है, चाय पीते हैं, अचानक उसमें मक्खी गिर जाती है, तो वो हम कहते हैं कि अब ये खराब हो गई है। दिस पैथोजन काजेस द कंटामिनेशन, यानी ये सेहत के लिए मुज़र हो गए। हम कपड़े धोते हैं, बच्चे सूखने के लिए तारों पर लगाते हैं, अचानक सूखने के बाद हम देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे से काले से निशान होते हैं। अब ये क्या होता है, ये मक्खी जाकर उस पर बैठ जाती है। मक्खी बैठने के बाद क्या करती है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। मक्खी जब बैठती है, बैठते ही वो पहले वोमिट करती है, वोमिट करने के फौरन ही बाद उसको इनहेल करती है, इनहेल करने के बाद वो वहीं डिफेकेट करती है। ये जो ब्लैक डॉट हमें अपने कपड़ों पर नजर आता है, ये इस पूरे प्रोसेस का एंड रिजल्ट होता है। अब ये चीज हो गई तो हमारे वो कपड़ा जो होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। या हम चाय बना के पीते हैं, रखते हैं, उसमें मक्खी गिर गई, वो कंटामिनेटेड हो गई। तो सिंपल सी चीज है, कोई भी इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म अगर हमारे इनमेट्स में, क्लोथ्स में, फर्नीचर पे बैठा हुआ है, या हम कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए या ड्रेसिंग के लिए, उस पे आके बैठ जाए तो वो चीज कंटामिनेटेड हो जाती है। जैसे जब आप लोग जब हॉस्पिटल पोस्टिंग्स में जाते हो, तो जब आप वॉश आउट होते हो, ठीक है, ग्लव्स पहनते हो, तो इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ वो ही इंसान टच कर सकता है जो पूरी तरह से क्लीन हो। अगर कोई दूसरा करेगा तो इंस्ट्रूमेंट खराब होगा, ठीक है, तो वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं। अब आ जाते हैं पोल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ ऑफेंसिव मैटर इन द एनवायरनमेंट। वो चीज, वो बायोलॉजिकल एजेंट जो माहौल में मौजूद है। माहौल कौन सा, जो सारा माहौल जिसमें हम बैठते हैं, रहते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, खास तौर पे सड़कों पे। फॉर एग्जांपल गैसेस थ्रोन बाय व्हीकल्स इन केस ऑफ द एयर पोल्यूशन। हम जब सड़क पे चलते हैं, रिक्शा चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, ट्रक्स चलती हैं, वो जो धुआं निकालते हैं उसमें माइक्रोब्स होते हैं, उसमें पैथोजेंस होते हैं, उस वजह से एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। तो इस चीज को पोल्यूशन कहते हैं। ऑफनली लोग कंटामिनेशन और पोल्यूशन को आपस में मिक्सअप कर लेते हैं, लेकिन कंटामिनेशन और पोल्यूशन में बहुत बड़ा फर्क है। कंटामिनेशन होती है इन्फेक्शियस एजेंट के प्रेजेंस से, ठीक है, और पोल्यूशन होती है किसी ऑफेंसिव मैटर से जो सिर्फ एनवायरनमेंट में हो। कंटामिनेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन पोल्यूशन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट। अब आ जाते हैं जो हमने पहली स्लाइड देखी थी, दिस वन, होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं कि होस्ट है क्या। Person or animal including birds and arthropods that affords lodgement when infection agent or parasite। यानी हम पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं इस क्लास के शुरू में कि एक एपिडेमोलॉजिकल ट्रायंगल होता है जिसमें तीन चीजें होती हैं, एक होस्ट होता है, दूसरा एजेंट होता है, तीसरा एनवायरनमेंट होता है। होस्ट कौन होता है, मैं, आप, कोई भी जानवर, कोई भी परिंदा,
कोई भी हो सकता है। एजेंट कौन होता है? कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस। एनवायरनमेंट जिस माहौल में हम लोग, होस्ट स्पेसिफिकली कहा जाता है अ पर्सन और एन एनिमल इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड आर्थ्रोपोड्स दैट अफोर्ड्स लॉजमेंट टू एन इन्फेक्शन एजेंट और अ पैरासाइट। यानी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन एजेंट आ जाता है, हमारी बॉडी में डेवलप होता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है और हमारी बॉडी में उसकी फिर रिप्रोडक्शन भी होती है। तो जिसकी बॉडी में किसी भी पैथोजन की डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, उसको होस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो कोविड के पेशेंट होते हैं, जो बीमार हो जाता है वही दूसरे को ट्रांसमिट करता है ना, तो जो बीमार है उसको होस्ट कहते हैं। जो एजेंट है वो कोरोना वायरस है। एनवायरनमेंट क्या है? जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, घूमते हैं, छींकते हैं या खांसते हैं, तो उस एनवायरनमेंट में वो चीज ट्रांसमिट हो जाती है, तो होस्ट कहते हैं उस इंसान। अब होस्ट के भी टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप डेफिनेटिव होस्ट, इसको हम लोग होस्ट भी कहते हैं, समटाइम्स हम इसको फाइनल होस्ट भी कहते हैं। अब इस ये क्या होता है? इन व्हिच द पैरासाइट और बैक्टीरिया अंडरगोज सेक्सुअल फेज ऑफ डेवलपमेंट इन इट्स लाइफ साइकिल एंड अटेन्स मैच्योरिटी। ठीक है जी। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो उस इंसान के, उस जानवर की बॉडी में चला जाए अंदर, नेचुरली वहां पे डेवलप करे और अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, फुल मेच्योरिटी पे आ जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है फीमेल एनाफिलिन मॉस्किटो है, मलेरिया करवाता है। ये हमें हमारे जिस्म को काटता है, काट के हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है। दाखिल होने के बाद हमारे अंदर जिस्म में ये प्रोड्यूस होता है, वहीं पे प्रोड्यूस होने के बाद डेवलप करता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, अपनी पूरी लाइफ साइकिल हमारे अंदर बॉडी में होती है। ठीक है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कोई एक होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट होता है, फाइनल होस्ट होता है, उसके अलावा कोई और कहीं और से नहीं आ सकता। यानी मलेरिया अगर करवानी होगी तो मच्छर तो जरूरी है कि उस बंदे को काटे, वो मच्छर भी पैथोजेनिक होने चाहिए, बीमार होने चाहिए। उस मच्छर ने एक इंसान को काटा, काटने के बाद वो पूरी उसकी नशोद नमा हुई उस इंसान के अंदर, फिर उसमें उसको किसी मच्छर ने काटा, आगे जाके वो किसी और को काटेगा। तो इस तरह के होस्ट को हम लोग डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट, इसको हम सेकेंडरी होस्ट भी कहते हैं या अल्टरनेटिव होस्ट कहते हैं। इट इज द वन इन व्हिच द पैरासाइट अंडरगोज एसेक्सुअल फेज। क्या था? फुल सेक्सुअल फेज डेफिनेटिव। इन इंटरमीडिएट हाउस में एसेक्सुअल फेज ऑफ डेवलपमेंट इट्स लाइक, यानी पैरासाइट जो होता है, मच्छर जो होता है, वो आगे चल के आप पढ़ेंगे उसके लाइफ साइकिल के 4 स्टेज होते हैं। जो पहली स्टेज होती है वो होती है लार्वल स्टेज। ठीक है। तो उन इंसानों में जिसमें वो दाखिल तो हो चुका है लेकिन अभी वो अपनी इनिशियल स्टेज पे है, डेवलप नहीं हुआ। ठीक है जी। लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं की, मैच्योर नहीं हुआ, उस होस्ट को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट या अल्टरनेटिव होस्ट। ये जब आप मॉस्किटो को पढ़ेंगे, मलेरिया को पढ़ेंगे, ये दोनों होस्ट आपको उसके बाद क्लियरली समझ में आएंगे। होता क्या है, मलेरिया कैसे डेवलप होती है, ये पूरा एक मच्छर पहले तो किसी ऐसे इंसान को काटे, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी वो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, यानी बीमारी करवाने वाला। ठीक है। जैसे ये डेफिनेट होस्ट हो गया, किसी ऐसे मच्छर ने उसको पहले से ही काटा हुआ है, उसमें वो ऑर्गेनिज्म बॉडी में मौजूद है, फुल लाइफ साइकिल हो चुकी है। अब कोई और फीमेल मच्छर आया, उसने उसको काटा, काटने के बाद किसी और को जब वो काटेगा जाके तो उसको इंटरमीडिएट होस्ट। एक कॉम्प्लेक्स मेथड है जिससे मलेरिया ट्रांसमिट होती है। आप अब इस टू दिस एक्सटेंट हमें सिर्फ यही समझना है कि डेफिनेट होस्ट या फाइनल होस्ट या प्राइमरी होस्ट वो तो है जिसमें पैरासाइट अपना कंप्लीट सेक्सुअल फेज कंप्लीट करता है, अपनी पूरी लाइफ साइकिल चेन मुकम्मल करके एक मैच्योर लेवल पे आ जाता है इंसान की बॉडी के अंदर, उसको डेफिनेट होस्ट कहते हैं। और इंटरमीडिएट होस्ट को कहते हैं जिसने अभी अपनी पूरी ये फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल है, जिसको लार्वल स्टेज कहते हैं, वहीं तक है। इसके एग्जांपल्स हैं मैन इन द मलेरिया या हेरिडिटेड डिजीज होती है, या फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोज होती हैं, एक और डिजीज होती है फ्लेरेसिस, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। अब आ जाते हैं ऑब्लिगेट होस्ट, कंपल्सरी होस्ट।
ये वो होस्ट है जिसके बगैर बीमारी ट्रांसमिट हो ही नहीं सकती. इट मींस द ओनली होस्ट स्टेटस अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज. For example, human beings are the only host state available in the measles, poliomyelitis, typhoid fever. पोलियोमाइलिटिस की बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में हो सकती है, किसी और तरीके से नहीं हो सकती. ठीक है जी. मीजल्स एक इंसान से किसी दूसरे इंसान को हो सकती है. ठीक है जी. ये किसी और जरिए से हो ही नहीं सकती. तो वो बीमारियां जो किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो जाएं, ठीक है, उसको ऑब्लिगेट होस्ट कहते हैं. इसी वजह से पोलियो की बीमारी में आपने देखा होगा कि हम लोग कतरे पिलाते हैं. कतरे सिर्फ छोटे बच्चों को पिलाते हैं, क्योंकि अगर वो इन्फेक्ट हो गए तो उनके इन्फेक्ट होने के बाद वो दूसरे बच्चों को पोलियोमाइलिटिस की बीमारी ट्रांसमिट कर सकते हैं. लेकिन पोलियोमाइलिटिस किसी और जगह से नहीं आ सकती. तो वो जो बच्चा जो पोलियोमाइलिटिस का कंफर्म केस है, उसी को हम लोग ऑब्लिगेट कहते हैं. या बच्चों को मीजल्स हो जाती है, तो मीजल्स किसी और जरिए से हो ही नहीं सकती है. वो बीमार बच्चा वही ट्रांसमिट कर सकता है. तो कोई ऐसी बीमारी जो एक इंसान को हो जाए और सिर्फ उसी के जरिए से ट्रांसमिट हो जाए, उसको ऑब्लिगेट होस्ट कहते हैं, कंपलसरी होस्ट कहते हैं. फाइनल एग्जांपल, मोस्ट लेटेस्ट एग्जांपल, कोविड एक इंसान से ही दूसरे इंसान में ट्रांसमिट. ठीक है. ट्रांसपोर्ट हो, उसको हम मैकेनिकल कैरियर लिखते हैं. द होस्ट इन व्हिच द ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव बट डज नॉट अंडरगो मल्टीप्लिकेशन और डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई. मक्खियां हम सब पूरे एनवायरनमेंट में, हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, हमारे घरों में होती है, हमारे किचन में होती है, रूम्स में होती है, हमारे वॉशरूम्स में होती है, हमारे बाथरूम्स में होती है. ठीक है. वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं. ठीक. तो मक्खी वहां जाके बैठती है. बैठने के बाद उसके जो पाँव होते हैं, उनमें जो नेचुरल कैपेसिटी होती है कि वो स्टिकी होते हैं. तो जहाँ पे वो बैठ जाती है तो वो उसको स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है. अब वहां से वो उठ के किसी और जगह पे बैठेगी. से फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम से उठ के हमारे किचन में आके बैठ गई. हमने बर्तन धोए हुए हैं, लेकिन वो वॉशरूम से कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरसेस चिपका हुआ है, तो आके उस बर्तन पर लगेगा. तो इस तरह के होस्ट को ट्रांसपोर्ट होस्ट कहते हैं या मैकेनिकल कैरियर कहते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह पे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस ट्रांसमिट हो जाए. उस किस तरह से ट्रांसमिट होगा, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग ट्रांसपोर्ट होस्ट कहते हैं. और सबसे सिंपल सा एग्जांपल है मक्खी. Vector of infection. An insect or any living creature that transports an infection agent from an infected individual or its pets to a susceptible individual or its food or immediate surrounding. Both biological and mechanical transmissions are involved. ये पिछली जो स्लाइड हमने पढ़ी थी, यही मक्खी है हमारे टॉयलेट्स में चली जाती है. उसका सबसे बेहतरीन जगह, जो उसकी पसंदीदा जगह है, वो है फीसिस पे जाके बैठती है. फीसिस में जब वो बैठ गई तो वो उसके पाँव में चिपक जाते हैं. अब वो ट्रेवल करते हुए आके अगर हमारे किचन में आके बैठ गई, हमारे बर्तन पे आके बैठ गई और हमें पता ही नहीं चला. ठीक है. या हमारी चाय में चले जाती है, बैठ जाती है कहीं, तो वहां से जो बैक्टीरिया वो ट्रांसमिट होते हैं, वो वहां उसमें दाखिल हो सकते हैं. अब इस ट्रांसमिशन को, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन. यानी कोई एक ऐसी चीज है जो किसी और जगह से आके वो बायोलॉजिकल एजेंट, पैथोजन, वो बैक्टीरिया या वायरस कहीं, हाँ, कहीं और से उठा के ट्रांसमिट कर दें, तो उसको वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं. ये खास तौर पे जब आप पोलियोमाइलिटिस पढ़ेंगे तो उसमें भी एक चीज ये हो जाती है. मच्छर पढ़ते हैं, उसमें भी ये चीज हो जाती है. जब हम कहीं गंद की तरह जमा करते हैं तो वहां पे मक्खियां बैठी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, वो उठ के हमारे बर्तनों में आके बैठती हैं. तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कौन करता है? वो हाउस फ्लाई करती है. ठीक है. तो उसको वेक्टर कहते हैं. केस अमूमन हमने सुना होगा कि भाई केस है, जाके आप हॉस्पिटल पोस्ट, आपको कहा जाता है जाओ जाके केस देखिए. अब ये केस है क्या? अ पर्सन इन अ पॉपुलेशन और स्टडी ग्रुप आइडेंटिफाइज एज हैविंग अ पर्टिकुलर डिजीज, हेल्थ डिसऑर्डर और कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन. कोई भी नॉर्मल सेहतमंद इंसान, ठीक है, वो कम्युनिटी में हो या हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या हमें कहीं मिल गया, जिसको कोई ना कोई खास बीमारी हो, कोई ना कोई सेहत का इशू हो, ठीक है, और या उसकी कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन हो कि हमने लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराई हुई है, उसको हम केस कहते हैं. यानी
कोई भी ऐसा शख्स जिसकी बॉडी हेल्थ इम्पेयर्ड हो गई, डिजीज हो गई है, अब वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसको हम लोग केस कहते हैं। Carrier, it is an infected person or animal that harbors a specific infection agent in the absence of visible clinical disease and serves as a potential source of infection to other. यानी एक शख्स इन्फेक्टेड है, बीमार हो चुका है, ठीक है, वो बीमारी उसके जिस्म से तो खत्म नहीं हुई, लेकिन वो खुद ठीक हो गया, कोई साइन और सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में मौजूद है, अब वो किसी और को ट्रांसमिट कर सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हेपेटाइटिस बी का है। वो पेशेंट कैरियर स्टेट में चला जाता है, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता किसी खातून को हेपेटाइटिस बी हो जाती है, ठीक है, उसके साइन और सिम्टम्स भी ठीक हो सकते हैं, वो ट्रीटमेंट करा सकती है, लेकिन वो वायरस उसकी बॉडी में अंदर मौजूद होता है। अगर वो खातून प्रेग्नेंट होती है तो देयर आर चांसेस कि वो खातून हेपेटाइटिस बी जो है अपने बच्चे को ट्रांसमिट कर, ठीक है। टाइफाइड की बीमारी हो जाती है, हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, हमारे साइन और सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, हमारा बुखार खत्म हो जाता है, लेकिन वो बैक्टीरिया हमारे जिस्म में मौजूद होता है, हम वो ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी न किसी दूसरे बंदे को, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इस तरह के बंदे को, इस तरह के पेशेंट को कैरियर कहते हैं। वो लोग जो उनको बीमारी हो गई, अब वो ठीक हो चुके हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी में मौजूद है और वो दूसरों को ट्रांसमिट कर सकता है। हेपेटाइटिस बी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, टाइफाइड की डिजीज सबसे बड़ा एग्जांपल है, वो आगे दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता। रिजर्वायर, कोई भी बीमारी होती है तो किसी न किसी जगह से पैदा होती है ना, जैसे कोविड है, एक इंसान से दूसरे इंसान में चली गई, ठीक है। बर्ड फ्लू है, जानवरों में से निकल के आती है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स हैं, कीड़े मकोड़े हमारे माहौल में रहते हैं, उनकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारी होती है। प्लांट्स होते हैं, सॉइल, जो टेटनस की बीमारी होती है, जो छोटे बच्चों को लगती है, उनके जो टीके उन बच्चों को लगते हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म है टेटनस बीमारी कराने वाला, वो हमारी मिट्टी में होता है, तो किसी इंसान में नहीं होता, किसी जानवर में नहीं होता, किसी आर्थ्रोपोड या प्लांट, लेकिन वो उस मट्टी में होता है। उस मट्टी में वो कीड़ा होता है, बच्चे उसके साथ इंफेक्शन में आ जाते हैं, वो उन बच्चों को हो जाता है। तो रिजर्वायर कौन हुआ? वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई आर्थ्रोपोड भी हो सकता है। आर्थ्रोपोड का मतलब है रेंगले वाले कीड़े। प्लांट भी हो सकता है, सॉइल और सब्सटेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ठीक, in which an infection agent normally lives and multiplies, on which depends primarily for their survival, and where it reproduces itself in such a manner that it can be transmitted to a susceptible host. It is the natural habitat of the infection. अब सबसे बड़ा एग्जांपल आजकल कोविड-19 का जो वायरस है, एटमॉस्फेयर में इट्स अ डेड वायरस, लेकिन अगर किसी इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है, दाखिल होने के बाद वो जिंदा हो जाता है, मैच्योर होता है, रिप्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है, वहीं पे उस इंसान को खराब कर देता है, ठीक है जी। तो कोई भी शख्स, कोई भी जगह, कोई भी इंसान जो वो बीमारी फैलाए, जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है, प्रोड्यूस हो रहा है, डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो आता होगा, उस जगह को हम लोग रिजर्वायर कहते हैं, या उस इंसान को रिजर्वायर कहते हैं, या उस जानवर को रिजर्वायर कहते हैं, या मट्टी है, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप आगे देख के पढ़ेंगे टेटनस में कि टेटनस की बीमारी कहाँ से होती है, वो वहीं से होती है, तो सॉइल में वो ऑर्गेनिज्म। अब इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दूसरी पे जाती है, पैथोजेनिसिटी। इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कॉज अ डिजीज, हार्म द होस्ट। कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो चाहे बैक्टीरिया हो, वो चाहे वायरस हो, वो चाहे पैरासाइट हो, वो चाहे हेलमेंट्स हो, वो चाहे फंगाई हो, उसमें ये एबिलिटी हो कि वो होस्ट को बीमार कर सके। होस्ट इंसान भी हो सकता है, होस्ट जानवर भी हो सकता है, होस्ट परिंदा भी हो सकता है, होस्ट आर्थ्रोपोड भी हो सकता है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी हो, ठीक है, कि वो दूसरे को बीमार कर सके, होस्ट को बीमार कर सके, उसको पैथोजेनिसिटी कहते हैं। अब आ जाता है वायरुलेंस। इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन और माइक्रोब टू इन्फेक्ट और डैमेज होस्ट। पीछे हमने क्या पढ़ा? पैथोजेनिसिटी। ये सिर्फ एबिलिटी है उस ऑर्गेनिज्म की कि वो बीमार कर सके। अब जब वो एबिलिटी उसमें आ जाती है, वो इंसान के जिस्म में दाखिल होने के बाद एबल हो गया, अब वो बीमार पड़ जाता है, तो फिर दूसरी कंडीशन आ जाती है जिसको हम लोग वायरुलेंस कहते हैं, यानी वो कैपेबल पैथोजन अब इंसान को डैमेज भी कर सकता है।
ठीक है, इन्फेक्ट भी कर सकता है। इन्फेक्ट करने का मतलब है कि उसमें इंसान में वो साइन और सिम्टम्स भी डेवलप कर सकता है। इंटरचेंजेबली ये टर्म्स यूज होते हैं, वायरुलेंस और पैथोजेनिसिटी, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें ये एबिलिटी हो कि वो इंसान को बीमार कर सके, उसमें उस वायरस की पैथोजेनिसिटी का है। ठीक है जी। अब वायरुलेंस के उसमें उस एबल पैथोजन में, उस एबल ऑर्गेनिज्म में, उस एबल बैक्टीरिया में, उस एबल वायरस में जो वो बीमारी करा सकता है, अब वो इंसान के जिस्म में दाखिल हो गया है, वो इंसान के जिस्म को डैमेज कर सकता है, बीमार कर सकता है, इवन इट कैन कॉज अ डेथ। Case fatality, it refers to the killing power of the disease. ये एक टर्म यूज होगा, आगे चल के आप एपिडेमियोलॉजी पढ़ोगे, उसमें पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जब वो बीमारी करा देता है तो वो इंसान की मौत भी करा सकता है। जैसे कोविड-19 है, ठीक है, कोविड-19 की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, लोग अस्पतालों में भी जा रहे हैं, लोगों की अमवात भी हो रही है। ठीक है, तो वो बीमारी, वो डिजीज जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग केस फैटेलिटी कहते हैं कि भाई फलां बीमारी, जैसे कोविड की डिजीज हो गई। अब कोविड डिजीज होने के बाद कितनी अमवात हो रही हैं, इस टर्म को हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल टर्म में कहते हैं केस फैटेलिटी रेट कितना है। ये बीमारी हो गई, इसकी फैटेलिटी कितनी है, कितनी डेथ्स हुई हैं, उसको हम लोग केस फैटेलिटी कहते हैं। Serial interval, ये एक और important term है. It refers to the gap in time between the onset of the primary case and the secondary case. Simple to understand, 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहला केस आइडेंटिफाई हुआ था कोविड-19 का, इसको प्राइमरी केस कहा जाता है। ठीक हो गया बच्चे। अब इस दौरान जो टाइम गुजरा है और जो दूसरा केस आइडेंटिफाई हुआ, आई कांट रिमेम्बर स्पेसिफिक डेट के दूसरा केस पाकिस्तान में आइडेंटिफाई हुआ, लेकिन जो इस बीच में टाइम गुजरता है उसको कहते हैं सीरियल इंटरवल। यानी प्राइमरी केस निकल आए और उस बीच में एक टाइम गुजर जाए, उस टाइम गुजरने के बाद जो दूसरा केस आ जाता है विजिबल, उसको हम लोग सीरियल इंटरवल कहते हैं। ठीक है जी। Generation time, it refers to the time interval between receipt of the infection and maximal infectivity of the host. तीन चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें पैथोजेनिसिटी भी आ जाती है, इसमें वायरुलेंस भी आ जाता है, ठीक है जी, और इसमें वो टाइम भी आ जाता है। यानी वो टाइम इंटरवल जब हमें इन्फेक्शन हुआ, रिकॉल योर मेमोरीज, पहली स्लाइड में हमें पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में चला जाए, डेवलप हो जाए, लेकिन अभी उसने हमें बीमार नहीं किया है, लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए, अब वो हमारे जिस्म में दाखिल हो चुका है, अब वो हमें बीमार कर रहा है। यानी बीमार कर रहा है, कोई ना कोई साइन और सिम्टम्स डेवलप हो गए। अब यहाँ से लेके आखिरी स्टेज तक पूरा हमें इन्फेक्ट कर दे और हम एबल हो जाएं कि हम वो बीमारी किसी और बंदे को भी ट्रांसमिट कर सकें, इसको जनरेशन टाइम कहते हैं। यानी मुझे कोविड हो गया, से फॉर एग्जाम्पल मुझे साइन और सिम्टम्स डेवलप हो गए, अब मैं इस कैपेबल भी बन गया हूं कि मैं किसी और को भी कोविड ट्रांसमिट कर दूं। ये जो बीच में टाइम गुजरता है, इसको हम लोग जनरेशन टाइम कहते हैं। सिंपल है, आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जो दूसरों को ट्रांसमिट हो चुका है, आप में वो इन्फेक्शन हो गया, उसके साइन और सिम्टम्स डेवलप हो गए, अभी आप भी बीमार हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता से दूसरों को बीमार करते जा रहे हैं, एक वक्त के बाद आप दूसरों को बीमार करना छोड़ देंगे। तो इस बीच में जो टाइम गुजरता है उसको हम लोग जनरेशन टाइम कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। It is defined as a period between the successful entry of a pathogen and the appearance of the first clinical sign or symptoms of the disease. In an individual, it is also called the intrinsic incubation period. यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, आइदर वायरस, वो हमारी बॉडी में दाखिल हो गया, पैथोजन लिखा हुआ है, यानी उसमें एबिलिटी भी है कि वो हमें बीमार कर सके, वायरुलेंस हो गया, उसने हमें बीमार भी कर दिया, और बीमार करने के बाद कोई पहली क्लिनिकल साइन हमारे बॉडी में डेवलप हुई। ठीक है, जैसे इसको मैं आपको एग्जांपल दे दूं, लेटेस्ट चल रहा है कोविड का, आसान हो जाएगा। कोविड वायरस हमारी बॉडी में दाखिल हो गया,
अब उसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं? फीवर हो सकता है, ठीक है, खांसी हो सकती है, बॉडी एक हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्लिनिकल साइन में से कोई एक चीज हो जाए हमारे जिस्म में, ठीक, और वो हमारे जिस्म में जब तक रहता है और खत्म हो जाता है, जैसे कोविड के लिए कहते हैं कि जिस दिन वायरस बॉडी में दाखिल हुआ, साइन और सिम्टम्स डेवलप हुए, 14 दिन तक वो हमारी बॉडी में रहता है, हमें इन्फेक्ट करता रहता है, और उन 14 दिनों के दौरान हम किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे अरसे को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यानी कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अंदर दाखिल हो गया, दाखिल होने के बाद हमारे जिस्म में कोई ना कोई साइंस डेवलप हो जाए, कोई ना कोई सिम्टम्स डेवलप हो जाए, और तब तक वो हमें रहें, जब तक वो खत्म नहीं हो जाते हैं, इस पूरे पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा टर्म है इसमें लेटेंट पीरियड. It is similar to the incubation period but with reference to non-communicable disease. Incubation period जो होता है ये स्पेसिफिकली कम्युनिकेबल डिजीज के लिए होती है। वो बीमारियां जो इंसान से इंसान में, जानवर से इंसान में, ठीक है, ट्रांसमिट होती हैं, उसमें ये टर्म यूज होता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक। लेकिन जो लेटेंट पीरियड है ये सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में होता है, such as diabetic, hypertension, cancer. It is the period between the initiation of a disease and the detection of the disease. Simple term है, हम बर्गर्स खाते रहेंगे, हम स्वीट्स खाते रहेंगे, हमें पता ही नहीं है कि हमारे बॉडी में ये जा रहे हैं, कब जाके इन्होंने वो बीमारी करा दी और हम कब डायग्नोज हुए। साइलेंट डिजीजेस होती है, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटिक हो गया, कैंसर का पता ही नहीं चल रहा है कब वो हमारे जिस्म में दाखिल हुए, ठीक है। तो हमारे जिस्म में कब दाखिल हुए, कब उसके साइन और सिम्टम्स नजर आते हैं, कब वो डिटेक्ट होता है कि उसको ये बीमारी हो जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकती, वो सिर्फ उसी इंसान में रहेंगी। लाइक डायबिटिक, हम डायरेक्टली किसी को डायबिटिक ट्रांसमिट नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली किसी को हाइपरटेंशन ट्रांसमिट नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली किसी को कैंसर ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए ये टर्म नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में होती है। इंक्यूबेशन पीरियड कम्युनिकेबल डिजीज में, कंटेजियस डिजीज में इस्तेमाल होता है, लेटेंट पीरियड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में इस्तेमाल होता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इंसिडेंस ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ एनी डिजीज इन अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। कोई भी बीमारी हो जो नए केसेस हो, से फॉर एग्जांपल कोविड डिजीज आज चल रही है, कल रात 12 बजे तक कितने केसेस हो चुके हैं उसको छोड़ देते हैं, रात 12:01 से लेके अब तक कितने नए केसेस कोविड के आइडेंटिफाई हुए हैं, इसको इंसिडेंस कहा जाता है, ठीक है। कोई भी बीमारी है आज की तारीख को छोड़ के, ठीक है, कल तक या कल से कितने नए केसेस आ रहे हैं, इसको इंसिडेंस। नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ एनी डिजीज इन अ गिवन टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड हम खुद मुतय्यन करते हैं या एकेडमिकली मुतय्यन होता है, या कोई रिसर्च कर रहा होता है मुतय्यन होता है, या कोई डिजीज को फॉलो कर रहा होता है, जैसे आजकल कोविड को फॉलो किया जा रहा है कि भाई रोजाना कितने नए केसेस आए हैं, तो ये जो नए केसेस आते हैं इनको इंसिडेंस कहा जाता है। प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, अब इंसिडेंस क्या था, नंबर ऑफ न्यू केसेस, ठीक है। प्रेवलेंस क्या है, नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केसेस ऑफ एनी डिजीज इन अ गिवन टाइम पीरियड, यानी जो नए केसेस हो रहे हैं और जो केसेस हो चुके हैं। 26 फरवरी को पहला केस आया था हमारे पास कोविड का, आज 13 जुलाई है, आज तक टोटल कितने केसेस आए हैं, इन दोनों, इन सब को मिला के हम कहेंगे कि ये प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है। इसमें पुराने केसेस भी आ गए, जो नए केसेस आज भी हुए हैं वो सब के सब इंक्लूड होंगे, उसको कहते हैं प्रेवलेंस। इंसिडेंस में क्या होगा, सिर्फ नए केसेस जो आज हुए हैं या अगले एक हफ्ते में होंगे, हमने देखना है, उसको इंसिडेंस कहा जाता है। प्रेवलेंस क्या है, जब से वो बीमारी शुरू हुई है और आज के दिन तक कितने केसेस हुए हैं, उसको प्रेवलेंस कहा जाता है। ये टर्म एपिडेमिक, इपी का मतलब है अपॉन, यानी किसी के ऊपर, अमंग यानी लोग, कोई भी ऐसी बीमारी जो उम्मीद से ज्यादा हो रही है, अनयूजुअल ऑकरेंस ऑफ अ डिजीज और health related event among the people in a number
which is more than the expectation. Based on the previous experience, the expected frequency of a disease is what was before the onset of the outbreak. Often the term outbreak is सिंपल सी चीज है, कोई भी ऐसी बीमारी जो पिछले साल हुई थी 2019 में, कोई ऐसी बीमारी हुई थी 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक, कोई भी बीमारी थी जिसके से फॉर एग्जाम्पल 10 केसेस हुए थे, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 2020 से लेके 13 जुलाई 2020 तक वो केसेस की तादाद अब 110 हो गई, ठीक है। अनयूजुअल अपरेंस, पहले सिर्फ 10 थे, लेकिन अब सिर्फ इन 6-7 महीनों में 110 हो गए हैं। ये 200 भी हो सकते हैं, यानी कोई भी एक बीमारी जो प्रीवियसली कुछ और थी लेकिन आज वो बढ़ गई है, उसको एपिडेमिक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के केसेस हैं, से फॉर एग्जांपल कल तक पाकिस्तान में पोलियो के केसेस जो थे वो सिर्फ 2 लाख थे, लेकिन आज की तारीख में वो केसेस 2.5 लाख हो गए। तो ये केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, अनयूजुअल अपरेंस हो रही है, ठीक है। कोई भी चीज हो रही है, इसको एपिडेमिक कहते हैं। कोई भी बीमारी जो अनयूजुअल तरीके से बढ़ती रहे एज कंपेयर टू प्रीवियस नंबर, उसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। एंडेमिक वो बीमारी जो मुसलसल मौजूद हो किसी जगह पे, किसी जोग्राफिकल एरिया में। It means constant presence of a disease in given geographic area throughout the year without importation from outside. This refers to the usual expected frequency of the disease. यानी कोई ऐसी बीमारी जो मुसलसल किसी इलाके में मौजूद हो पूरा साल और बाहर से कहीं नहीं आ रही हो, ठीक है, और उसके नंबर्स यूजुअल आते रहते हो इतने जितने आ रहे हैं, ठीक है, उसको एंडेमिक कहते हैं। जैसे मलेरिया हमारे यहाँ हर सीजन में होती है, मौजूद रहती है, लोग मुख्तलिफ तरीके में मुख्तलिफ नंबर्स में बीमार होते रहते हैं, लेकिन वो कहीं से बाहर से नहीं आते। लंदन से कोई उठ के यहाँ नहीं आता, अमेरिका से उठ के यहाँ वो बीमारी नहीं लाता। जैसे कोविड का कहते हैं कि भाई वो बाहर से आ गए, लेकिन मलेरिया सबसे बड़ा स्पेसिफिक है कि एंडेमिक है वो बीमारी जो मुसलसल मौजूद हो किसी जोग्राफिकल एरिया में पूरा साल और कहीं बाहर से नहीं आ रही हो, उसके नंबर्स भी इक्वल आ रहे हो, कभी कितने थे लेकिन इक्वल है, उसको एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक क्या है? कोई भी ऐसी बीमारी जो अंदाजे से ज्यादा हो रही हो, बहुत ज्यादा हो रही हो, उसको एपिडेमिक कहते हैं। कोई भी बीमारी जो मुसलसल मौजूद हो किसी भी एरिया में, से फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में वो पूरा साल मौजूद हो और हर वक्त मौजूद हो, उसको एंडेमिक कहते हैं। स्पोरेडिक डिजीज वो बीमारी जो जगह जगह पे हो रही है, कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, कहीं रेगुलर हो रही है कहीं इरेगुलर हो रही है, कहीं एक कम्युनिटी में हो रही है, कहीं एक एज ग्रुप में हो रही है, कहीं एक जेंडर में हो रही है, उसको स्पोरेडिक डिजीज कहते हैं। Occurrence of a disease in a scattered manner, irregularly, haphazardly in a community, in single, separated widely in time and space. For example, chickenpox. When conditions are favorable, a sporadic case can become the starting point of the epidemic. Chickenpox कहीं एक जगह पे हो जाता है बच्चों में, तो फिर वहाँ अगर वो मुसलसल उन बच्चों में होता रहे तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन चिकन पॉक्स कभी किसी एक जगह पे होता है तो दूसरी जगह पे नहीं होता है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ होता है। तो कोई भी ऐसी बीमारी जो किसी एक जगह पे हो दूसरे पे ना हो, कहीं ना हो, लेकिन वो बीमारी है मुख्तलिफ औकात में, तो उसको स्पोरेडिक डिजीज कहते हैं। पेंडेमिक कोई भी ऐसी बीमारी जो कॉन्स्टेंटली मौजूद भी हो, एपिडेमिक भी हो और पूरी दुनिया में मौजूद है। A disease which spreads from one country to another, from one continent to another, affecting large number of people all over the world simultaneously. एक ही वक्त में। कोविड क्या है? पेंडेमिक सारी दुनिया में मौजूद है। ये एपिडेमिक नहीं है, रोजाना नए नंबर आ रहे हैं। ये एंडेमिक भी है, मुसलसल मौजूद भी है, ठीक है। ये पूरी दुनिया में, ये पेंडेमिक भी है। अब क्लियर हो गया? Hyperendemic. The term hyperendemic expresses the disease is constantly present at high incidence and or prevalence rate and affects all age group. वो बीमारी जो मौजूद भी है, एपिडेमिक भी, अनयूजुअल नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन रोजाना उसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और वो हर एज ग्रुप को अफेक्ट भी कर रही है। कोविड क्या है? बच्चों को भी कर रही है, जवानों को भी कर रही है, बूढ़ों को भी कर रही है, मर्दों को भी कर रही है, औरतों को भी कर रही है, हर किसी को कर रही है और रोजाना कर रही है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह की बीमारी को हाइपर एंडेमिक कहते हैं। पोलो एंडेमिक
The term holoendemic expresses a high level of infection between early in life and affecting most of the child population, leading to a state of equilibrium such as the adult population shows evidence of disease much less commonly than do the children. वो बीमारी इंडेमिक क्या है, जो कांस्टेंटली मौजूद है, वो बीमारी जो छोटे बच्चों में मुसलसल मौजूद रहती है, उसको होलोएंडेमिक है, बड़ों में नहीं होती। ठीक है, इंडेमिक को ध्यान में रखिए, इंडेमिक कांस्टेंट प्रेजेंट ऑफ द डिजीज, जब उसके आगे होलो आ जाए और टर्म आ जाए होलोएंडेमिक, तो इसका मतलब है वो बीमारी जो कांस्टेंटली मौजूद है लेकिन छोटे बच्चों में मौजूद है, उसको होलोएंडेमिक है। The diseases which are imported into a country in which they do not otherwise occur. For example, rabies and UTI, यानी वो बीमारी जो किसी मुल्क में नहीं थी लेकिन किसी और मुल्क का कोई बाशिंदा उस मुल्क में आया और वहां वो बीमारी ले आया, तो उसको एक्सोटिक डिजीज कहा जाता है। ठीक है, कोविड चाइना में हुई थी, चाइना में से सारी दुनिया में फैल गई, तो ये एक्सोटिक टाइप ऑफ डिजीज है, वहां से कोई उठा होगा, वहां से किसी ने ट्रेवल की होगी, पूरी दुनिया में फिर ऐसे ऐसे ट्रेवल होती गई। ठीक है, तो इसको एक्सोटिक टाइप ऑफ डिजीजेस कहते हैं। जोनोटिक वो बीमारियां जो जानवरों से ट्रांसमिट होती हैं, अ डिजीज व्हिच इज नेचुरली ट्रांसमिटेड बिटवीन वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इन आइदर डायरेक्शन। ठीक है जी, दे आर ऑफ 3 काइंड्स। पहले क्या है, जोनोटिक है क्या, which is naturally transmitted, कुदरती तौर पे ट्रांसमिट होती है, वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इन आइदर डायरेक्शन, यानी या वो जानवरों में ट्रांसमिट होगी या जानवरों से इंसानों में या इंसानों में से जानवरों में। इसके 3 टाइप्स हैं। एंथ्रोपोजोनोसिस, डिजीजेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग्स, वो बीमारियां जो जानवरों में से इंसानों को ट्रांसमिट हो जाती हैं, उसको एंथ्रोपोजोनोसिस कहते हैं। माइंड इट, दीज आर दी जोनोटिक डिजीज। उसकी ये पहली टाइप है एंथ्रोपोजोनोसिस, वो बीमारियां जो जानवरों में से इंसान को ट्रांसमिट हो जाए उसको एंथ्रोपोजोनोसिस कहते हैं। Zoanthropozoonoses, diseases transmitted from human beings to animals, for example human tuberculosis in cattle, वो बीमारियां जो इंसानों से जानवरों में ट्रांसमिट हो जाए उसको जूएंथ्रोपोनोसिस कहते हैं। वो बीमारी जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट हो जाए उसको एंथ्रोपोजोनोसिस कहते हैं। वो बीमारी जो इंसानों से जानवरों में ट्रांसमिट हो जाए उसको जूएंथ्रोपोनोसिस कहते हैं। तीसरी टाइप है एम्फीजोनोसिस, डिजीजेस ट्रांसमिटेड इन बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड लोअर वर्टिब्रेट एनिमल्स में बी ट्रांसमिटेड इन आइदर डायरेक्शन, यानी वो बीमारियां जो इंसानों से जानवरों में भी ट्रांसमिट हो सकती हैं और लोअर वर्टिब्रेट के एनिमल्स, छोटे एनिमल्स हैं, ठीक है, उनसे इंसानों में ट्रांसमिट हो जाए या जानवरों में या इंसानों में, उसको एम्फीजोनोसिस कहते हैं। क्लियर हो गया? जोनोटिक डिजीज वो बीमारियां जो नेचुरली इंसानों से जानवरों में या जानवरों में से इंसानों में ट्रांसमिट होती हैं, उसके 3 टाइप्स होते हैं। एंथ्रोपोजोनोसिस वो बीमारी जो सिर्फ जानवरों से इंसानों में दाखिल हो जाए, ज़ोनोएंथ्रोपोसिस वो बीमारी जो सिर्फ इंसानों से जानवरों में ट्रांसमिट हो जाए, और तीसरी है एपिजोनोसिस, वो बीमारी जो इंसानों में से या जानवरों में से दोनों में से किसी को एक दूसरे को ट्रांसमिट होती है। एपिजोटिक, the outbreak of diseases among animal population affecting the human beings, for example rabies among dogs, brucellosis among cattle, foot and mouth diseases among sheep। वो बीमारी वो आउटब्रेक जो जानवरों में होती है लेकिन उससे इंसान अफेक्ट हो जाते हैं। रेबीज कुत्तों में होती है, काटने से इंसान में ट्रांसफर हो जाती है, इंसान में तबाही हो जाती है। बीमारी कुत्तों जानवरों की होती है लेकिन उससे इंसान जात अफेक्ट हो जाती है। इस तरह की बीमारी को एपिजोटिक डिजीजेस कहते हैं। एंजोटिक, इट इज एन एंडेमिक डिजीज अमंग एनिमल्स, कोई भी मुसलसल एंडेमिक का मतलब यहाँ पे आ गया एंडेमिक, मुसलसल मौजूद है लेकिन वो जानवरों में है, उसको एंजोटिक। एपिनोटिक, इट इज एन आउटब्रेक ऑफ द डिजीज ऑकरिंग अमंग बर्ड्स, कोई भी ऐसी बीमारी जो परिंदों में होती है उसको एफोनेटिक कहते हैं। Pathogenic disease, a disease induced by a medical person as a consequence of a diagnostic or therapeutic or preventive procedure. Not intentional but accidental. For example, reaction to penicillin, hepatitis B following blood transfusion, leukemia following exposure to radiation. ये वो बीमारी है जो हम डॉक्टर्स को हो सकती हैं किसी को ट्रीट करते हुए, किसी की इन्वेस्टिगेशन करते हुए, किसी को सर्व करते हुए, इसको ऑटोजेनिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, और वो जानबूझ के नहीं होती है,
एक्सीडेंटल होती है, अचानक हो जाती है। ठीक है, हो सकता है कि हम किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हुए या इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो कंटामिनेटेड है, वो प्रिक हो गई, हमें खुद प्रिक हो गई, तो हम वो डिजीज ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, या ल्यूकेमिया हो गया, या जब हम किसी को कैंसर अस्पताल में रेज देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं या रेडियोथेरेपी देते हैं, तो हम खुद डॉक्टर्स उस पेशेंट के साथ मौजूद होते हैं। अब वो मशीन रेडिएशन फैलाती है, ठीक है, जब वो जो टेक्नीशियंस जो एक्सरे करते हैं, वो एक्सरे मशीन रेडिएशन फैलाती है। अब ट्रीट तो हम डायग्नोस्टिकेट तो हम पेशेंट को कर रहे हैं, लेकिन वो मशीनें हैं, उसके जो रेज निकलते हैं, उसकी जो शुआएं निकलती हैं, उससे हमें नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान बढ़ के कोई बीमारी भी करा सकता है। लाइक जो लोग कैंसर हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, हर वक्त वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की मशीनें होती हैं, उसमें से रेडिएशन निकलते हैं, तो उन रेडिएशन की वजह से हम डॉक्टर्स को बीमार होने का खतरा होता है, या हम कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं अपनी क्लिनिक पे, अपने घर में, अपने अस्पतालों में, या कोई इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज कर रहे होते हैं वो इन्फेक्टेड है, उसके कांटेक्ट में आने की वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। इसको हाइड्रोजेनिक डिजीजेस कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, वो डॉक्टर्स जो सर्व करते हुए अनइंटेंशनली बट एक्सीडेंटली इन्फेक्ट हो जाए, डिजीज हो जाए, उसको हाइड्रोजेनिक डिजीज। अब ये बुनियादी अगले 3 स्लाइडें हैं, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, समझने वाली बात है, ना समझ में आए तो हम आगे भी चल के इसको डिस्कस। One point क्या है? Control of the disease. Control of an outbreak of a disease is to break the weakest link in the chain of the transmission of the disease. These are 3 major steps. Elimination of the reservoir, breaking the channel of the transmission, protection of the susceptible. कोई भी बीमारी होती है उसको कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल कैसे किया जाता है? ये एक साइंटिफिक मेथड है। डिजीज किसी न किसी तरीके से ट्रांसमिट होती है, जैसे हम वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल देख चुके हैं, होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट, जब इन तीनों की इंटरेक्शन होती है तब डिजीज होती है। अब कोई भी ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कि एक ही वक्त में इन तीनों की इंटरेक्शन ना हो, ठीक है। तीनों के इंटरेक्शन ना होने के 3 तरीके हैं, या तो हम रिजर्वायर को खत्म कर दें, एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वायर। फॉर एग्जांपल टेटनस का जो रिजर्वायर है वो जमीन में मौजूद है, ठीक है, उसको हम एलिमिनेट कैसे करें? हमने टेटनस की वैक्सीन पैदा कर दी, ठीक है, बच्चों को टेटनस की वैक्सीन लग जाती है, रिजर्वायर एलिमिनेट हो गया, डिजीज कंट्रोल हो गया। ब्रेकिंग द चैनल ऑफ द ट्रांसमिशन, या तो पर हम जो ट्रांसमिशन का चैनल है उसको ब्रेक कर दें, उसको तोड़ दें। आगे हमने कौन सा वेक्टर ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा था? मक्खी होती है, गंद कचरे पे बैठती है, वहां से ऑर्गेनिज्म उठा के कहीं दूसरे पर रखती है, तो हम उसको ब्रेक कर दें, या तो मक्खियों को खत्म कर दें, या अपने सफाई सुथराई का ख्याल इतना अच्छा रख लें कि वो चीज ट्रांसमिशन ना जाए। तीसरा पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ द ससेप्टिबिलिटी। वैक्सीन, हम ईपीआई की वैक्सीन लगवाते हैं, हम हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवाते हैं, या तो आप वैक्सीनेशन करा लो। हम सब आज इस वक्त इंतजार में हैं कि कोविड की वैक्सीन आ जाए, हम और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हमें वैक्सीन दे दो, हम ठीक हो जाएंगे। तो डिजीज को कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं, या तो आप उसका रिजर्वायर खत्म कर दें, या उसका ट्रांसमिशन का चैनल खत्म कर दें, या प्रोटेक्शन दे दें जो लोग बीमार हो, ठीक है। अब दूसरा टर्म आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ द डिजीज, means reducing the incidence of a disease to such a low level that it is no more a public health problem. It is one step before eradication. यानी आप बीमारी को उस लेवल पे ले आए जहां नए केसेस हो रहे हैं उस बीमारी के, वो बहुत कम हो जाए, बहुत लो लेवल पे हो जाए कि वो आम कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो। उसको एलिमिनेशन ऑफ डिजीज कहते हैं। वो कैसे होगी? लेकिन उसके लिए करना बहुत जरूरी है कि पहले ये जो स्टेप है कंट्रोल ऑफ डिजीज, ये अपनाया जाए। जब ये प्रॉपरली अपनाया जाएगा तो एलिमिनेशन का फेज आ जाएगा, उस बीमारी नए केसेस होना कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, और वो पब्लिक प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो उसके लिए कम्युनिटी में प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी एक जगह पे हम लोग महसूस कर देंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप है किसी भी डिजीज को खत्म करने का, इरेडिकेशन है। इरेडिकेशन का मतलब होता है कोई भी बीमारी है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो, कंप्लीट रिमूवल और वाइपिंग ऑफ अ पॉजिटिव एजेंट फ्रॉम द एंटायर नेचर, resulting in the absence of the clinically identifiable diseases so that the future generation should be free from the fear.
Fear means risk of getting the disease without immunization. For example, smallpox has already been eradicated from the world. यानी वो बीमारी जो आपने जड़ से पूरी दुनिया से खत्म कर दी। हम सबको पता है कि एक बीमारी होती थी, आप लोगों ने वो नहीं देखी होगी। गूगल पे जाके देखिएगा, वो तस्वीर होती है उस पेशेंट की, बड़ा ही खतरनाक चेहरा हो जाता है, चेहरे पे बहुत ज्यादा फैट। लेकिन उसकी वैक्सीन दरियाफ्त हो गई, वैक्सीन दरियाफ्त होने के बाद वो पूरी दुनिया से खत्म हो गई। आज हमारे पास कोई भी केस स्मॉल पॉक्स का नहीं है। तो वो बीमारी जिसको हम लोगों ने किसी न किसी तरीके से कंट्रोल मेजर के जरिए या एलिमिनेशन मेजर के जरिए हमने पूरी दुनिया से खत्म कर दिया, उसको एरेडिकेशन का डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए या खत्म करने के 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप है कंट्रोल ऑफ द डिजीज। कैसे कंट्रोल कीजिए? 3 तरीके हैं, या तो एलिमिनेट कर दें रिजर्वायर को, या चैनल को ब्रेक कर दें, या प्रोटेक्ट कर दें सस्पेक्ट को। ठीक है, एलिमिनेशन मखसूस इलाके तक आप उसको ले आए, बहुत कम इंसिडेंस हो, बहुत कम केसेस हों कि लोगों के लिए मसला ना बने। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको बिल्कुल ही खत्म कर दुनिया से, जैसे हम लोगों ने सबने मिलके स्मॉल पॉक्स को। Surveillance. It is a process of collection of reliable information about the status, occurrence, or spread of a specific disease in a given population and the factors related thereto for monitoring and reporting on trends in specific health problems or prevention and control of health problem or disease. ये एक प्रोसेस होता है बच्चे, कोई भी बीमारी हो रही होती है उसके बारे में तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को हासिल करना, कैसे हो रही है, कैसे फैल रही है, लोगों में कैसे फैल रही है, कौन कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से वो चीज फैल रही है, फिर उसको मॉनिटर करना, यानी चेक एंड बैलेंस रखना, फिर उन तमाम की तमाम चीजों को रिपोर्ट करना एक मखसूस तरीके से। ठीक है, उस हेल्थ प्रॉब्लम, इस सारे सिस्टम को सर्वेलेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोविड का ही चल रहा है, कहाँ से केस आया, किसको बीमारी हो रही है, साइन और सिम्टम्स क्या हैं, एज ग्रुप्स क्या हैं, कहाँ से स्प्रेड हो रही है, कैसे स्प्रेड हो रही है, कितने केसेस हो चुके हैं, कितने केसेस हो रहे हैं, कितनी अमवात हो गई हैं, कितने लोग सेहतमंद हो गए हैं, कितने अस्पतालों में हैं, कितने वेंटिलेटर पे हैं, कितने ऑक्सीजन पे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसी एक जगह पे पहुंचाई जाती है। इस सारे सिस्टम को सर्वेलेंस सिस्टम कहते हैं। ये स्पेसिफिकली आउटब्रेक में इस्तेमाल होती है, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। सर्वेलेंस डिफरेंट तरीके से होती है, एक तो पुलिस सर्वेलेंस भी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की सर्वेलेंस भी होती है, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, वी आर कंसर्न विद डिजीज सर्वेलेंस। ठीक है, डिजीज सर्वेलेंस में हमें डेटा चाहिए होता है, मुकम्मल इंफॉर्मेशन, जो भी इस वक्त हमारे, जैसे हम रोजाना टेलीविजन पे देखते हैं, आज कोरोना के इतने केसेस हुए, आज इतनी अमवात हो गई, आज इतने लोग अस्पतालों में दाखिल हुए, ये कहाँ से आता है? ये एक सर्वेलेंस सिस्टम है जो पूरा का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, इस नेटवर्क से हमें ये। ठीक है बच्चे, एनी अदर क्वेश्चन? अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आई एम हियर टू लिसन। क्वेश्चन आवाज की